अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली यासीन एंड यू आर वाचिंग द चैनल PPSC पास्ट पेपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ASF एक्ट 1975 का दूसरा हिस्सा। और पहले हिस्से में हमने इसके 3 चैप्टर कवर किए थे और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके बाकी 2 चैप्टर जो रिमेनिंग रहते थे उसको हम डिस्कस करेंगे। और इन 2 चैप्टर्स को हम रीडिंग भी करेंगे इसकी और इसका प्रॉपर उर्दू में इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ये जो नोट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये मैंने जो है CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं और इसके अंदर 1984 और 2012 की अमेंडमेंट्स भी की हुई हैं। तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये नोट्स लिंक पर सिंगल क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर्स। ये बेसिकली जो चैप्टर 4 नीचे नज़र आ रहा है ये इसी का हिस्सा है। मींस के ये चैप्टर 4 1984 के अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था और ये चैप्टर है रिलेटेड टू पावर्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ASF। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें बेसिकली है क्या। जो ASF की पावर्स हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था इस चैप्टर के अंदर। इसमें ASF के जितने ऑफिसर और मेंबर्स थे उनको पाकिस्तान की आर्मी की जो पावर्स थी वो असाइन की गई थी। और जो पाकिस्तान आर्मी का एक्ट है 1952 वो इन पर लागू किया गया था कि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें है क्या। लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स मींस के ऑफिसर और मेंबर्स जो ASF के हैं उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं। मींस के कौन सा हर्जाना है या कौन सा जो है उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं वो हम देखेंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें ये कह रहे हैं कि जो ASF के मेंबर्स और ऑफिसर्स होंगे वो खा कौन सी भी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका जो सीनियर ऑफिसर है अगर उनको कोई और काम करने का कहता है तो वो लाइएबल हैं। उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो इनका ऑफिसर सीनियर ऑफिसर कह रहा है कि वो ही ड्यूटी करें। ठीक हो गया। हाँ, और इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, Every officer and member shall be liable to serve wherever he is required to serve by the competent authority। तो इसमें मज़ीद ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर खा वो कहीं भी ड्यूटी कर रहा हो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कहीं किसी और जगह पे बुलाए और उसको वहाँ काम करने का कहे तो वो लायबल है कि वो स्टाफ जो है ASF का वहाँ जाके काम करे। और जो थर्ड पॉइंट है वो इन्होंने ओमिट कर दिया गया। तो वो देखते हैं क्या ओमिट किया गया है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा कर देता हूँ कि जो इसका जो सेक्शन 7 है इसका जो पॉइंट सब सेक्शन 3 है इसको इन्होंने क्यों रिमूव किया वो देखते हैं। ओमिटेड के साथ छोटा सा 4 लिखा हुआ है ये, तो नीचे 4 को एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों इन्होंने इसको ओमिट किया। क्योंकि काफ़ी सारी रीडिंग है, मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग करूँगा ताकि हम वक्त बचा सकें और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। द वर्ड्स एवरी ऑफिसर और मेंबर हु इज़ गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी और विलफुल ब्रीच और निगलेक्ट ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन और लॉफुल ऑर्डर, ये सारे पैराग्राफ को मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो शिक है, ये जो सेक्शन है, इसको ओमिट करने की वजह ये थी, पहले तो मैं बता दूं कि इसमें है क्या। इसमें थी पनिशमेंट्स कि अगर ASF का स्टाफ जो ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं अगर वो अच्छे तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे तो उनको कौन सी सज़ा दी जाएगी
और कौन सी नहीं दी जाएगी, ठीक है। वो पनिशमेंट जो थी वो इन्होंने ओमिट की। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ओमिट किया गया है वो क्या है। इनमें स्टाफ की पनिशमेंट थी जो वो गलतियां करेंगे। अब वो ओमिट क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि इनके ऊपर जो आर्मी एक्ट 1952 अप्लाई किया गया है उसके अंदर इनको पावर्स तो दी गई हैं, तो पावर के साथ इनके ऊपर जो पनिशमेंट का रूल था वो आर्मी वाला भी लग गया, ठीक है। अब वो जो पनिशमेंट वाले रूल्स हैं वो आर्मी के इस चैप्टर के अंदर लग जाएंगे, इसीलिए इन्होंने जो ऑलरेडी पनिशमेंट के रूल्स थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। वो आगे हम देखते हैं कौन से पनिशमेंट इनके रूल्स हैं और कौन सी इनको पावर्स दी गई हैं। तो चैप्टर 4 1984 के अंदर इन्होंने ऐड किया है, इसके ऊपर छोटा सा 5 लिखा है, तो 5 को हम देखते हैं क्या चीज़ है। द न्यू चैप्टर इंसर्टेड बाई ASF अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1984, ठीक है। 1984 के अंदर ये चैप्टर ऐड किया गया है, क्यों इनको आर्मी के साथ अटैच करने के लिए, इनको आर्मी का जो रूल्स हैं उसके अंडर लाने के लिए। चलें आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। 7A है सबसे पहले, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। कह रहे हैं कि जो ASF के मेंबर्स और ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर काम करेंगे, इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 लागू होगा। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल अनलेस ही इज़ ऑलरेडी सो सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि वो अगर तो पहले उसके ऊपर वो रूल लागू है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसके ऊपर कौन सा पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 लागू होगा। मींस के ASF के तमाम ऑफिसर्स और मेंबर्स के ऊपर आर्मी एक्ट 1952 लागू होगा। इनको आर्मी की पावर्स भी दी जाएंगी और इनके ऊपर जो सज़ा जज़ा का तरीका है वो भी आर्मी के अकॉर्डिंगली ही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, 7A का जो दूसरा पॉइंट है। The Director General shall, in respect of all officers and members of the force, have all the powers conferred by or under the Act on an officer empowered to convene a general court martial। कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर जनरल है ASF का, इसके पास पावर है कि वो किसी भी स्टाफ का कोर्ट मार्शल कर सके। ये कोर्ट मार्शल लिखा जो है, जनरल कोर्ट मार्शल जो है ये आर्मी का हाई लेवल की जो ट्रायल होती है कोर्ट ट्रायल, उसको कहते हैं जनरल कोर्ट ट्रायल। मींस के ये DG जो है ASF का वो अपने किसी भी सब ऑर्डिनेट का कोर्ट मार्शल लॉ कर सकता है। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, ऊपर वाला जो सब सेक्शन 2 है, द फेडरल गवर्नमेंट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाई व्हाट अथॉरिटी एनी जुरिस्डिक्शन पावर्स और ड्यूटीज़ इंसिडेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोर्स। यहाँ तक ये कह रहे हैं वॉट एवर द पावर्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। यहाँ तक कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ASF के अंदर चाहे बंदा किसी भी अथॉरिटी पे हो, कोई भी इसकी जुरिस्डिक्शन हो, कोई भी इसकी पावर्स हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट के तहत इससे कोई भी काम करवा सकता है, इससे कोई भी ड्यूटी करवा सकता है। शैल नेक्स्ट है जी, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि इसके अगेंस्ट कोई भी कानून इसके साथ क्लैश करेगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये जो मौजूदा हम पढ़ रहे हैं वो ही कानून जो है वो उसको समझा जाएगा। एक्सेप्ट द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 7F। ये पीछे हमने 2 सब सेक्शन पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि जो भी पावर्स दी गई हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑफिसर जो ASF का ऑफिसर अगर फ़ैसला करता है तो उस फैसले को कोई महकमा, कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। नो अदर अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल और कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू वेरी मॉडिफाई अल्टर। ना तो ऑफिसर के फ़ैसले को ख़त्म किया जा सकता है, ना बदला जा सकता है, ना वापस किया जा सकता है। क्लियर हो गया। और ये क्यों हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में के लागू होने की वजह से इनको ये पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट 7B में क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट।
कि इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है इसका क्या नतीजा हो सकता है। एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज़ सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट लेस दैन 90 days शैल बी डीम टू हैव बीन डिसमिस्ड फ्राम द फोर्स। कह रहे हैं कि अगर एक ऑफिसर, ASF का ऑफिसर या मेंबर कोई भी गलती करता है, कोई जुर्म करता है और ट्रायल करने के बाद इसको अदालत 90 डेज़ से ज़्यादा पनिशमेंट करती है, तो उसके बाद तो दूसरा सवाल नहीं बनता, फिर उसको फौरी फोर्स के अंदर से डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन। एनी ऑफिसर शैल बी competent to suspend in the prescribed manner a member of the force working under him for any misconduct, remissness और negligence। कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफिसर ड्यूटी के दौरान मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, और मिसनेस का मतलब है ये भी लापरवाही होती है, ड्यूटीज़ में लापरवाही करना, ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं करता, तो इसको फौरी सस्पेंड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट में से। नेक्स्ट है जी प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि अगर इनको जो है इम्प्रिजनमेंट होती है, कैद होती है किसी ऑफिसर को, तो उसकी जो प्लेस है वो कहाँ होगी। इफ़ अ मेंबर ऑफ फोर्स सेंटेंस्ड अंडर द एक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शॉर्टर दैन 90 days, कि अगर 90 डेज़ से कम उसको सज़ा मिलती है, लाइक 20 दिन की या 5 दिन की, तो फिर क्या होगा। इज़ आल्सो डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, जो सर्विस से भी डिसमिस हो सकता है, लेकिन ही शैल बी इम्प्रिजन इन द नियरेस्ट प्रिजन और सच अदर प्रिजन एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय द जनरल स्पेशल ऑर्डर। तो क्या है, या तो इसको डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका जो जुर्म है वो इतना बड़ा नहीं है तो इसको इम्प्रिजनमेंट की जाएगी, कैद किया जाएगा, और कैद भी कहाँ किया जाएगा, इन द नियरेस्ट प्रिजन और सच अदर प्रिजन एज फेडरल गवर्नमेंट। या तो फेडरल गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे होगा, या इसको ड्यूटी के जो नियरेस्ट प्रिजन होगी वहाँ रखा जाएगा। इन शॉर्टली यही है कि या तो इसको डिसमिस कर दिया जाएगा, अगर डिसमिस वाली इसकी जो जुर्म नहीं है तो इसको जो सबसे पास जो इसके जो जगह होगी वहाँ इसको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है कैप्चर ऑफ डिज़र्टर्स। डिज़र्टर्स क्या होते हैं, जो फोर्स के हिस्से को छोड़ देते हैं, फोर्स से निकल जाते हैं या किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज में जाके शामिल हो जाते हैं, इसको डिज़र्टर्स कहते हैं। डिज़र्टर्स को कैसे पकड़ना है, वेयर एवर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एक्ट डिज़र्टर्स द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये CS होता है, जो सिक्योरिटी का जो ऑफिसर होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसको CSO कहते हैं। शैल गिव रिटन इन्फॉर्मेशन टू द डिजर्शन टू सच सिविल अथॉरिटीज़। सिविल अथॉरिटीज़ हमारी हैं IB हो गया, जो है ISS भी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो इनको रिटन फॉर्म में लिख के देगा कि ये बंदा हमारे जो डिपार्टमेंट को छोड़ गया और फ़लाँ डिपार्टमेंट में शामिल हो गया है, फ़लाँ मुल्क गया चला है, तो इसको पकड़ें। तो सारे इदारे मिलकर इसको पकड़ते हैं और इसको वापस लेके आते हैं, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। एंड डिलीवर द डिजर्टर व्हेन अप्रीहेंडेड इन द कस्टडी ऑफ द फोर्स की कस्टडी में वापस कर दिया जाएगा इसको। एंड नेक्स्ट है एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट एनी वारंट इन प्रिजन होम ही रिजनबली बिलीव्स टू बी सब्जेक्ट टू एक्ट एंड डिजर्ट्स। इसमें ये शॉर्टली मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर एब्सेंटीज़ करता है और डिपार्टमेंट में नहीं आता और बाहर आवारागर्दी कर रहा है और बिला वजह जो है वो छुट्टियां करता है और डिपार्टमेंट की बात नहीं मान रहा, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसको बगैर वारंट के गिरफ़्तार करेगा और किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जल्दी से जल्दी पेश करेगा विदाउट डिले बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, सबसे जो पास मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करेगा, ठीक है। आगे है क्या अपील एंड रिवीजन। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने जो पावर्स हैं वो दी ASF के स्टाफ को, उसके बाद उनकी पनिशमेंट का जिक्र किया गया, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये अपील कैसे कर सकते हैं। इन ऑल केसेस डिसाइडेड बाय डायरेक्टर और CSO और एनी अदर ऑफिसर और पर्सन एग्रीव्ड में विद इन द 30 days ऑफ द अपील ऑफिसर। कह रहे हैं कि अगर तो किसी भी मेंबर या ऑफिसर का उसका सीनियर इसको सज़ा देता है तो वो डायरेक्टर जनरल या CSO के सामने 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर CSO या डायरेक्टर जनरल ही पनिशमेंट देता है तो फिर किसके सामने अपील किया जाए। तो ये दूसरे नंबर पे हम पॉइंट देखते हैं।
A person aggrieved by any order of DG awarding any punishment may within the 30 days of order apply to the federal government for the revision। अगर तो DG खुद पनिशमेंट देता है तो क्या वो ऑफिसर करेगा, वो फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करेगा और अपनी अपील की दरख्वास्त करेगा। 7G सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले इसमें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जो सीट्स हैं इनको प्रॉपर ऑफिशियल गज़ट के अंदर अनाउंस किया जाएगा। जब भी नया बंदा लाया जाएगा तो ऑफिशियल गज़ट के अंदर अनाउंस किया जाएगा इसका। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है द डायरेक्टर जनरल में अपॉइंट विद इन द कैडर स्ट्रेंथ सैंक्शनड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कि डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा किसकी, सार्जेंट्स की, कारपोरल्स की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। इस कैडर के जो भर्ती होगी वो फेडरल गवर्नमेंट की सबसे पहले परमिशन लेगा और उसके बाद इनको भर्ती करेगा। द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिसर एंड अदर मेंबर ऑफ द फोर्स वाइज द पाकिस्तान आर्मी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। कह रहे हैं कि जो ASF के ऑफिसर्स के जो रैंक्स होंगे वो इनके आर्मी की तरह ही रैंक्स होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपने रैंक्स होंगे वो होंगे, मींस के रैंक लाजमी होंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि सबसे पहले जो ASF का स्टाफ है इसको आर्मी की पावर्स दी गई, उसके बाद इसको पनिशमेंट दी गई और उसके बाद इसको अपील करने का तरीका, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है और जो बिलो कैटर वाले हैं कारपोरल्स और इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स इनको कैसे अपॉइंट करना है, ये हमने देखा चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5। इसमें है क्या है, इंडेमनिटी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इंडेमनिटी का मतलब है इंश्योरेंस, लाइक सिक्योरिटी, कि जो स्टाफ है ASF का वो अपनी सिक्योरिटी कैसे कर रहे हैं। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन। कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफिसर या कोई मेंबर इस ASF के अंदर रहते हुए इदारे की बेहतरी के लिए कोई फ़ैसला करता है तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। अंडर दिस एक्ट खा कोई भी इदारा हो, कोई भी अदालत हो तो इसको वो सू नहीं कर सकते। आगे है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी जो पावर्स हैं वो कैसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट के अंदर पहले नोटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो अपनी पावर्स हैं वो किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। आगे है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल की जो पावर्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, वो क्या कर सकते हैं जी। द डायरेक्टर जनरल में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें 2 स्टेप हैं। सबसे पहले एक तो नोटिफिकेशन होगा गज़ट के अंदर, सेकंड होगा कि फेडरल गवर्नमेंट से ये रिटन फॉर्म में लिखवाएगा, फिर ये जो है अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जनरल जो है उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, तो वो अपनी जो पावर्स हैं वो अपने जो सबऑर्डिनेट है उसको ट्रांसफ़र करेगा। और ट्रांसफ़र करने का क्या तरीक़ेकार है अभी मैंने बताया कि एक तो ऑफिशियल गज़ट के अंदर अनाउंस होगा, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हुआ देगा इन रिटन फॉर्म। क्लियर हो गया। आगे हैं पावर टू मेक रूल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स बनाने की पावर्स हैं, जो मेन रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को निकालना है, किसी भर्ती करने का तरीका चेंज करना है, जो मेन रूल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है। आगे लिखा हुआ जी फेडरल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफिकेशन करें और उसके बाद ये रूल्स बना सकते हैं। कौन कौन से रूल्स, इनकी फंक्शनैलिटी और इनकी पावर्स, काम करने का तरीका और इनकी जो पावर्स हैं, उसके बाद इनके ग्रेड, क्लासेस, रिम्यूनरेशन होता है सैलरी वगैरह, इनके रिवॉर्ड्स, इनके सैलरी, इनका सारा कुछ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देखेगी। चौथा और पांचवा जो है ये ओमिट किया गया है और ये 1984 के अमेंडमेंट्स के अंदर ओमिट किया गया था। चौथा और पांचवा देखते हैं क्या ओमिट किया गया था। प्रिस्क्राइबिंग रेगुलेटिंग अवार्ड ऑफ डिपार्टमेंटल पनिशमेंट। क्लियर हो गया। ये डिपार्टमेंटल जो पनिशमेंट्स थी ये ख़त्म हो गई हैं क्योंकि ये
इनको आर्मी के एक्ट के अकॉर्डिंगली चलाया जा रहा है, तो आर्मी की इनको सज़ाएँ मिल रही हैं, तो फिर इन्होंने डिपार्टमेंटल जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म कर दी। ये भी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट है, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 7, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये इन्होंने ओमिट कर दी पनिशमेंट्स, क्योंकि ये आर्मी की पनिशमेंट्स ऑलरेडी इन पर नाफिज हो गई हैं। ई है जनरली फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ये जब तमाम जितनी भी होंगी चेंजिंग्स वो इस एक्ट के अंदर इतलाक़ होंगी, उसका प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट के अंदर इसका नाफिज होंगी। पावर टू मेक रेगुलेशंस द डायरेक्टर जनरल में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो हाँ जी जो डायरेक्टर जनरल है वो भी किसी हद तक डिपार्टमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, लेकिन वो भी ऑफिशियल गज़ट के अंदर अनाउंस करेगा और फेडरल गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवल लेगा। एंड पे है रपील। रपील का मतलब होता है मनसूखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। मनसूखी क्या मनसूख कर रहे हैं, ये 1975 के अंदर ये एक्ट लाया गया, तो तब मनसूख क्या किया गया? तो मनसूख किया गया था ऑर्डिनेंस एक्ट से पहले ये ऑर्डिनेंस पे काम कर रहा था। तो ये जो ऑर्डिनेंस और एक्ट की इनका डिफरेंस था, ये मैंने वीडियो 1 के अंदर आपको स्टार्ट में क्लियरली बता दिया था कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है। तो ये जब एक्ट पास किया गया तो फौरी ऑर्डिनेंस का इन्होंने ख़ात्मा कर दिया, ठीक है, कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो ऑर्डिनेंस है वो यहाँ मनसूख किया जाता है, ठीक है। एंड पे है जी, एंड पे हैं जो ये 2 शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, इसको हलफनामा भी कहते हैं और इसको फॉर्म ऑफ अफर्मेशन भी कहते हैं। तो इसको पढ़ना लाजमी होता है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने पढ़ के इसका हलफ लिया जाता है। ये उर्दू लैंग्वेज में भी है, जो बंदा चाहे पढ़ सकता है। हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अली यासीन खुदाए ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ईमान से इकरार करता हूँ, मैं पाकिस्तान का सच्चे दिल से वफ़ादार रहूँगा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स में ईमानदारी और वफ़ादारी से खिदमत का फ़र्ज़ बजा लाऊँगा और हवा खुश्की या तरी का रास्ते जहाँ भी जाने का हुक्म मिलेगा जाऊँगा और जिसे मेरा अफसर मुकर्रर किया जाएगा उसके हर हुक्म की तामील और पैरवी करूँगा, ख़्वा उसमें जान का ख़तरा हो। ये जी हलफनामा है, ये शेड्यूल के अंदर मौजूद है और जो भी इसमें रिक्रूट होगा ASF के अंदर इसको पढ़ना लाजमी होगा। और इसके बाद जब इसको इसकी रिक्रूटिंग के बाद इसको पावर्स दी जाती हैं तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये डायरेक्टर जनरल की तरफ से दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, मिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर मेंबर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर दिस एक्ट। ठीक हो गया, ये सर्टिफिकेट है, ये शेड्यूल 2 है। तो आपको MCQs में आप अगर पूछते हैं कि सेकंड शेड्यूल में क्या था, सेकंड शेड्यूल में सर्टिफिकेट है और फर्स्ट शेड्यूल में अफर्मेशन फॉर्म है जिसको हम हलफनामा भी कहते हैं। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको इसकी समझ आई हो, अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। चलें और अभी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।